नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट आउटलुक एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको वीकेंड के दौरान ये बताने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं बाजार के दिग्गजों से कि आखिर बाजार किस करवट बैठ रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या दिशा तय कर रहा है और उसके लिए क्या आपको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि आपके जो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। चलिए, इसी कड़ी में आज एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो बीते एक महीने में आप देखेंगे तो शेयर बाजार एक रेंज में ही फंसा हुआ आपको नजर आएगा। ऊपर में 24,500 पार नहीं होता, उसके ऊपर टिकता नहीं है, और नीचे में आप देखें तो 23,800 ये लेवल, इसके नीचे बाजार जाता नहीं है, इसको तोड़ता नहीं है। कहने को यूएस ईरान के बीच में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी है। अब दिक्कत की बात यह है कि ब्रेंट का भाव $85 के आसपास स्थिर यानी कि स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और एफआईएस भी भारत में वापसी का पूरा मन अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो आखिर एफआईएस किस ट्रिगर के इंतजार में है? क्या वो पहली तिमाही के नतीजों को देख रहे हैं, मॉनसून पर उनकी नजर है, या फिर कोई और भी फैक्टर है जिसका वो वेट कर रहे हैं? $85 के क्रूड के हमारे लिए क्या मायने हैं, और इंडिया यूके के बीच में जो एफटीए लागू हुआ है 15 तारीख से, उससे किन सेक्टर्स को, किन कंपनियों को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा? कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत ज़रूरी है ताकि पोर्टफोलियो में बदलाव किए जा सके। इन सारे सवालों के जवाब लेते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मार्केट वेटरन सुनील सुब्रमण्यम जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। एज ऑलवेज सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। तो सर, 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपका। उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी के मन में चल रही हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश आपसे करूंगा सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, एक महीने के आसपास हो गया सर जब मेरी लास्ट आपसे बातचीत हुई थी, और पिछली बार जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने काफ़ी इनलाइटफुल चीज़ें हमसे शेयर की थी, और आपने कहा था कि यूएस ईरान का जो सीज फायर हुआ है, उस समय हुआ ही था जब हमारी लास्ट बातचीत हुई, तो आपने कहा था कि ट्रंप साहब के ऊपर या ट्रंप साहब की किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। ट्वीट्स के दम पर कोई भी अपना देश नहीं चला सकता है, और यूएस ईरान के बीच सर सहमति को लेकर किसी बड़े देश को गवाह बनना होगा, आपने ये भी कहा था, मुझे याद है। तो अब फिर सर दोनों ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि आप किस बड़े देश की तरफ इशारा कर रहे थे, कौन आए इंटरवीन करे या फिर हामी भरे या गवाही दे ताकि ये जंग रुक जाए? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो अभी हमले हो रहे हैं, क्या ये केवल पोस्चरिंग है? ट्रंप साहब दबाव बनाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं ताकि जिस तरह से वो चाहते हैं, जो बात वो चाहते हैं, वो ईरान से मनवाई जा सके? जरूर, जो आपने कहा, तो देखिए, बड़ी देश की बात करें तो ट्रंप और ईरान के बीच का जो बड़ी देश होते थे वो इजराइल है, क्योंकि मेरे ख्याल में इजराइल ही पीछे से टांग अड़ा रहा है, और इजराइल को कोई क्या कहते हैं इच्छा नहीं है इस वॉर के खत्म होने पर, क्योंकि उनका मकसद तो अलग है। उनका तो है जो है हिजबुल्लाह और ईरान के जो मिसाइल के कैपेबिलिटी है उसको पूरा भ्रष्ट करके ही वो रुकेगी, वो तो क्लियर है। ट्रंप के बारे में कहा जाए कि वो भी इसराइल के पक्ष में ही है। मेरा मानना है कि आपने पूछा कि क्या ये पोस्चरिंग है या फिर क्या ये उनके ऊपर दबाव डालने के लिए है। मेरा मानना है कि तीसरा एक कारण है वो जो अभी सामने निकल कर दिख रहा है। देखिए, क्या हुआ था कि ये बात समझ में पहले नहीं आई थी कि ट्रंप ने जब शुरू किया था ये वॉर को इजराइल के साथ फरवरी 28 को, अमेरिका में जो कानून है वो कहती है कि कोई भी प्रेसिडेंट एक हमला या एक युद्ध को शुरू करके 60 दिन से ज़्यादा बिना कांग्रेस की सहमति ले हुए कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया, और उस सीज फायर की जो भी बातचीत पाकिस्तान के दौरान और ये जो हुआ था उधर, वो एक ये था कि वॉर खत्म होगी करके उन्होंने खबर दिया था तब कांग्रेस को। और फिर उनकी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इस युद्ध में वो क्या है कि ईरान के पास इतना सप्लाई ड्रोन्स का था, और वो बहुत सस्ते से ड्रोन को लेकर महंगे अमेरिकन प्लेन को उड़ा रहे थे, जितना भी उड़ा था, अटैक जो कर रहे थे अमेरिकन बेसिस के ऊपर। तो इनको रियलाइज किया कि इनके पास सही इक्विपमेंट नहीं है इस वॉर को सही तरह से लड़ने के लिए। महंगी महंगी B-50 बॉम्बर और F-16 प्लेन और F-35 प्लेन को लगाकर एक छोटी मोटी मच्छर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत गलत, जो कि कॉस्टली भी है, और सेकंड उनको रिप्लेनिश करने में वक्त लगता है। तो उन्होंने इस सीजफायर के दौरान दो चीज़ें की है। एक, उन्होंने टॉक्स को जारी रखा, और एट द सेम टाइम मैसिव बिल्डअप किया नए तरह की टेक्नोलॉजी, वन वे ड्रोन्स जो सस्ते हैं
जो ईरान की तरह ही वो जाके ईरान की ओर अटैक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कोशिश किया कि इस दबाव के दौरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरा उनको एक खुलासा मिला इन टर्म्स ऑफ ईरान अग्रीइंग दैट अभी फ्री फ्लो नहीं, ईरान भी उनकी तरफ से एक चार्ज करने की, फीस चार्ज करने की बात कर रही थी, ये कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनके पास सही स्टॉक ऑफ वेपन्स मिल गए, उन्होंने वापस एक एक्सक्यूज को लेकर इस सीज फायर को तोड़ा। अब कांग्रेस को जुलाई 7 को वो बता रहे हैं कि अभी जंग फिर शुरू हुआ, यानी अभी उनके पास 60 दिन का और मोहलत है जहां पर वो फिर से फ्रेश अटैक करके दबाव ला सकते हैं ईरान के ऊपर। और उनका भी गोल जो इसराइल के साथ मिला जुलता है वो है ईरान का जो मिसाइल और न्यूक्लियर जो भी पावर्स है उनके पास प्रोड्यूस करने की, उसको कंप्लीटली भ्रष्ट किया जाए। और वो उतना आसान नहीं है क्योंकि वो मीलों नीचे, जमीन के नीचे पौधे में रखा है उन्होंने, तो इतनी आसानी से उनकी लेजर गाइडेड मिसाइल से जाके उसको वो भ्रष्ट नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में ये वॉर थोड़ी दिन चलेगी। अब ट्रम्प को इस मिड टर्म इलेक्शन की डर जो हम सब सोच रहे थे कि उसके कारण वो वॉर को ख़त्म करेंगे ताकि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अच्छी हो जाए और तेल का दाम घट जाए, अब लग रहा है कि वो अभी उसके बारे में उसका उनका फिक्र नहीं है और ये 60 दिन का पूरा इस्तेमाल करेंगे और भी ईरानियन डिफेंस को भ्रष्ट करके, और शायद क्लोजर टू दी 60th डे, जो जुलाई 7, अगस्त 7, सितंबर 7 मान लीजिए, उसके पहले ईरान को और भी घुटने पर लाकर एक डील जिस पर ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर का कंप्लीटली नहीं कर सकेगी, ऐसे कमिटमेंट देगी जो इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो वो बात मेरे ख्याल में अब लग रहा है कि ये मोर क्लोजर टू रियलिटी है। तो समझना कि ये अभी ख़त्म हो जाएगा जल्दी, ये मेरी उम्मीद नहीं है। मगर दूसरी बात है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ तो लगता है कि बहुत गहरी बात कह रहा हूँ और बहुत डिसअपॉइंटिंग बात यह है, मगर चीज़ इसमें क्या उठ के आ रही है कि तेल का मार्केट इसको समझ गया है कि ये अब ऐसे ही चलेगा। और वर्ष जो होना था हॉर्मुज स्ट्रेट की बंद होना, तो वो तो पहले ही वॉर जब शुरू हुई थी हो गया था। अभी इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम सप्लाई तो है भयंकर ऑयल का, तो जैसे ही ये सिचुएशन में हल आ जाए 2 महीने के बाद भी, तब एक सरप्लस ऑयल की सिचुएशन होगी। इसलिए ब्रेंट का डेटा देखें तो उतना हिला नहीं है, 72 तक गिरा था, फिर फर्स्ट टाइम सीजफायर ब्रेक हुआ तो 78 तक गया, फिर अभी 85 तक है। तो मेरे ख्याल में ये उसी रेंज में ट्रेड होगा क्योंकि वापस 110 120 जाएगा नहीं, बिकॉज वर्स्ट इज ऑलरेडी बीन इन द प्राइस। तो एक सस्टेन्ड पीरियड जहाँ पे तेल 85 से 90 के रेंज में ट्रेड होगा, और उस हिसाब से जियोपॉलिटिकली मैं नहीं सोचता कि एक सॉल्यूशन आएगी जब तक ईरान अपना एक क्या कहते हैं सरेंडर की तरह करते हैं। और वो उनकी भी है, अभी ये जंग एक तरह से क्या कहते हैं रिलीजियस जंग बन गया है ना, तो उनके लिए एक्चुअली ईरान यूनाइट हो गया। पहले तो एक्चुअली वो ईरान में ऑपोजिशन जो चल रहा था, अब ईरान भी यूनाइट हो गया है, तो इतना आसान नहीं है इस वॉर का ख़त्म होना। तो ये आवाज़ ज़रूर, और इसमें ओनली मेरे लिए नेगेटिव फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है कि एक तो मैंने कहा कि ब्रेंट क्रूड तो 85 to 90 के अंदर मैं देख रहा हूँ ट्रेड। तो सेकेंड बात क्या है कि यूएस में ये रेट कट का मामला नहीं आ सकता, बिकॉज ये लेवल के तेल के दाम में उधर इन्फ्लेशन उतनी घटेगी नहीं। एम्प्लॉयमेंट डेटा सॉफ्ट आ रहा है, ये पॉजिटिव है, मगर फेड की अगर कमेंट्स देखे मिनट्स में जो बाहर निकल के आया है कि एक हॉकिश अंडरटोन है उधर। तो यूएस में अगर रेट कट नहीं होने वाला है, तो डॉलर मजबूत रहेगा, तो फिर इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लोस थोड़ी कम ही रहेगी, और उसमें हमारे देश के लिए भी एफआईएस की फ्लोस थोड़ी क्या कहूँ मैं, बहुत उत्साहित नहीं हो सकते कि बहुत सारा होगा। यस, मानते हैं कि पहले की 120 रुपए की डॉलर की तेल की दाम से 85 आना एक अच्छी नेगेटिव थोड़ी घट गई है, और इसलिए आपने एफआई का सेलिंग थोड़ी घटते हुए देखा। आई थिंक ओनली थर्सडे को थोड़ा 4000 करोड़, वो शायद कुछ ब्लॉक डील या कुछ सेंसेक्स की उस दिन एक्सपायरी थी उसके कारण होगा, नहीं तो उसको छोड़ेंगे तो 1000-2000 करोड़ की सेलिंग या बाइंग उसी राउंड पे है एफआईएस की। तो बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत बहुत उत्साहित नहीं है तेल के दाम को लेकर, और बहुत नाराज भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये लेवल थोड़ी दिन के लिए ऐसे ही चलेगी। एक एफआई की फ्लो 1000 करोड़ दिस वे दैट वे ऑन अ डेली बेसिस के ऊपर ही चलती जाएगी, और मार्केट के लिए इसीलिए
एक कंसोलिडेशन फेज मुझे लग रहा है, क्योंकि अर्निंग सीजन के बीच में हम और सीजन पे ज्यादा ध्यान होगा, तो उसी को लेकर डोमेस्टिक निवेशक ज्यादा लोग करेंगे। एफआईएस अगर अर्निंग सीजन के अंदर किसी सेक्टर उनको पसंद आता है तो एक सेक्टर रोटेशन की तरह ही होगा। फ्रेश एडिशनल पैसा उतना आएगा मुझे नहीं लगता है। वो एक सेक्टर में प्रॉफिट बुक के दूसरी सेक्टर को खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आपने एफआईएस की बात करी, आपने क्रूड की बात करी, नतीजों की बात करी, सारी बातें मैं एक एक करके आपसे करता हूं। सर पहले क्रूड की बात को खत्म कर लेते हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आप कह रहे थे, 1 महीना हो गया हालांकि, कि बहुत जल्द क्रूड अब 65 से $70 तक जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, आप कह रहे थे, उसमें समय लग सकता है। और अब तो जैसे हम कह ही रहे हैं कि $85 के आसपास स्टेबल होता हुआ दिखा, और आप कह रहे हैं कि 85 से 90 की रेंज में ही रहेगा। $85 ही सर आरबीआई का अनुमान भी है, जितने भी सारे एस्टिमेट्स बनाए गए हैं सब कुछ है वो $85 का ही लेवल है। उसी लेवल के आसपास क्रूड स्टेबल होता हुआ दिख भी रहा है। इन्हीं लेवल्स के आसपास रह गया, या फिर जो अनुमान आप कह रहे हैं 85 से 90 की रेंज में रह गया, मायने क्या होंगे सर इसके इकोनॉमी के लिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए और शेयर बाजार के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। बिकॉज एक है कि वॉर के पहले हमारी तेल की दाम 65 से $70 के बीच में घूम रही थी। तो अभी उसमें क्या 15 से $20 बढ़ गया है। तो थोड़ा बहुत रेट इंक्रीज रिटेल को पास ऑन किया है, थोड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अब्जॉर्ब कर दिया है, और गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी की राहत दिलाई उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने अब्जॉर्ब किया। तो ये स्थिति के कारण मेरे ख्याल में फिजिकली कोई और ख़राब चीज़ नहीं हो सकती है। ये अब्जॉर्ब हो गया है इस साल के फिजिकल में। तो समझिए कि मेरा कॉन्फिडेंस कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल डेफिसिट की टारगेट जो 4.4 है उसको मिल पाएगी, ये मेरी उम्मीद है कि एज लॉन्ग एज ये 85 to 90 लेवल पे रहती है, नो प्रॉब्लम। जीडीपी ग्रोथ रेट का भी जो आरबीआई ने अनुमान लिया था 6.5 का, वही मैं टिकते हुए दिख रहा हूँ। तो उसका ज़्यादा बुरा असर इकोनॉमी या रिस्क के ऊपर नहीं दिखता है, मगर स्टॉक मार्केट की कंपनियों के ऊपर, क्योंकि उनके लिए ये एक परमानेंट सा इंक्रीज हो गया है। बिकॉज पूरे क्वार्टर में अगर अर्निंग सीजन में भी दिखेगा आपको कि जो मार्च में खरीदा और अप्रैल में और मई में खरीदा क्रूड, तो 90 प्लस ऑलमोस्ट $100 लेवल पे खरीदा होगा, तो उसका इम्पैक्ट इस आज मार्जिन में दिखेगा। मगर उसके आने वाले क्वार्टर में भी 85 का तेल का भी कुछ ना कुछ उनको पास ऑन करना चाहिए रिटेल कंज्यूमर्स को। द इफेक्ट ऑफ द ऑयल प्राइस, लाइक टायर की रेट या पेंट की रेट या गाड़ी की रेट, वो होगा तो डिमांड के ऊपर उसका असर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट साइड में इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू द गवर्नमेंट एंड अर्थ व्यवस्था के ऊपर। तो वो चीज़ हमने स्टडी करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जब ये एक्चुअल वॉर ख़त्म होती है, यानी इस अगले 60 दिन के अंदर अगर ईरान और ये एक गठबंधन में आ सकते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि तेल अच्छी गिर सकती है। बिकॉज सप्लाई तो है, ओपेक नेशन के पास सप्लाई है, रशिया के पास सप्लाई है, तो वो आके एक डिमांड सप्लाई सिचुएशन के कारण तेल घट सकता है, मगर वो होगा जब जेन्युइनली ये वॉर ख़त्म होता है। ठीक है। एफआईएस के लिए सर आपने काफ़ी सारी बातें बोली है। तो पिछली बार आपने कहा था कि एफआईएस की दोबारा वापसी होने पर ही बाजार में नया हाई लग पाएगा। बाजार एक रेंज में फंसा हुआ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, 24,500 ऊपर पार नहीं होता, नीचे में 23,800, ये लेवल नहीं टूटता है। इस दायरे बंद, इस रेंज बाउंड बाजार के सर मायने क्या हैं? हमारे क्या वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं? क्या हम एक करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर बाजार किसी ट्रिगर की तलाश में है, ट्रिगर के इंतजार में है? ठीक है, अब बाजार मैंने आपको सेंसेक्स निफ्टी बाजार लग रहा है, इन्होंने लार्ज कैप स्पेस में देख रहे हैं वहाँ, इसीलिए मैंने एफआईएस की बात की। और वहाँ पर क्या है कि और एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि एक और चीज़ हो रही है, वो एक हफ्ते में जो हो रहा है कि एआई में थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है। कोरियन, जापानीज, चाइनीज सब मार्केट्स में देखिए एक हफ्ते में करीबन 5-6% की गिरावट। वो इंडिया के लिए एक तरह से अच्छी खबर है, यानी उधर का प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो थोड़ा बहुत पैसा हमारे ओर डाइवर्ट हो सकता है। तो एक वो ग्रीन लाइट भी है, टनल पूरा डार्क नहीं है। एक वो ग्रीन लाइट है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई और देश को बुराई हो, मगर उनके मार्केट इतने बढ़ गए हैं तो थोड़ा तो प्रॉफिट देने दो यार वो। तो उधर से तो वो एक पॉजिटिव चीज़, ट्रिगर आप सोच रहे थे, ट्रिगर वो होगा कि अगर एक असेसमेंट चलता जा रहा है अभी तक कि अर्निंग्स जो वो कंपनी दिखा रही है, अपने एनवीडिया या टीएसएमसी या हाइनेक्स, अर्निंग्स अच्छी ही है,
अभी तक कोई दिक्कत अर्निंग्स की जो उनकी उम्मीदें थी वैल्यूएशन के तौर पर वो चलते रही है, मगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है भयंकर हो रहा है, अमेरिका में भी सही इधर भी सही। वो क्या है, सभी कैपेक्स कर रहे हैं मगर सबको बिजनेस नहीं आएगा, एक तो जीत होगा एक तो हार होगा। तो मार्केट में एक रीसेटलमेंट ऑफ द एआई का जो फ्यूचर होप है उसको अभी बहुत बिल्डअप हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉट कॉम की तरह बबल हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज डॉट कॉम के टाइम में अर्निंग्स ही नहीं थे। अभी अर्निंग्स है, एआई की स्पेस में अर्निंग्स है, हर इंडस्ट्री में एआई अपना काम दिखा रहा है, चालू है। मगर थोड़ा ओवर एस्टिमेट एआई कितना इंपैक्ट ला सकता है, ये ओवर एस्टिमेट एक तरफ हो रहा है, और दूसरी तरफ उस उम्मीद पे कैपेक्स पे सभी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, सब लोग जाके अपना एआई के ऊपर इतना भयंकर कैपेक्स खर्चा कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं, ये डाउट थोड़ी थोड़ी अभी आने लगी है इन्वेस्टर के मन में। और प्रॉफिट इतना बन गया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का भी चल सकता है। जो जितना भी उधर हलचल होता है इस क्षेत्र में, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज इंडिया एक कॉन्ट्रा है इन देशों के लिए दो तरह से। एक कॉन्ट्रा है कि एज अ देश हमारी स्टॉक मार्केट में आप देखिए कोई भी एक सेक्टर इतना डोमिनेट नहीं करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 35% है लार्ज कैप इंडेक्स में, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर और रिलेटेड कंपनीज डोमिनेट करती है स्टॉक मार्केट को। तो एक उधर कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक मार्केट वर्सेस हमारा डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट एक बेनिफिट है। सेकेंड चीज है कि हमारी जो डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट है डीआईएस की तरफ से और नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स जैसे रिटेल एचएनआईज भी यहाँ खरीद रहे हैं, हमारी मार्केट को गिरने नहीं दिया उतना। इतना भयंकर एफआईआई सेलिंग के बावजूद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी मार्केट उतनी गिरी नहीं, यानी हम एक लो बीटा मार्केट बनते आ रहे हैं, राइट। तो ये डाइवर्सिफिकेशन प्लस लो बीटा का जो सिलसिला है, तो एक सेफ्टी जोन में आ रही है हमारी इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया। तो उस हिसाब से जब ये प्रॉफिट बुकिंग चलता है, एज लॉन्ग एज उनको इमर्जिंग मार्केट निवेश करने के लिए मैंडेट है, थोड़ा इंडिया के लिए एलोकेशन बढ़ सकता है। तो ये उसके लिए उधर भी मेरे ख्याल में एक रेट कट का माहौल भी आने की जरूरत है, नहीं तो यूएस ही उनको अट्रैक्टिव लग रहा है ना। यूएस S&P 500 की अर्निंग्स देखिए, इस साल का प्रेडिक्शन है कि 24% ईपीएस ग्रोथ होगा। तो ऐसा नहीं है कि यूएस ओवर वैल्यूड है, यूएस की ग्रोथ भी अच्छी है, मार्केट की बढ़त भी अच्छी है। तो एफआईएस के लिए दो चीजें उनको डिसाइड करने की जरूरत है ना। एक, मैं यूएस में इक्विटी एंड डेट में डालूं या नहीं, वो डॉलर इंडेक्स और यूएस रेट की आउटलुक से है। फिर सेकंड, अगर उधर डॉलर वीकन हो रहा है, रेट कट समय है, तब इमर्जिंग मार्केट में पैसा बढ़ सकता है। तो सेकंड चॉइस है कि इमर्जिंग में जाए तो कहाँ जाए तो अब वापिस एआई के क्षेत्र में जाएं या फिर एक नॉन एआई हेज बिल्ड करें। तो ये बोथ वेज हो सकता है, और ट्रिगर हमारे लिए वही है। तो मैं समराइज करूंगा ट्रिगर कि एक है कि फेड की रेट की पॉलिसी में कोई नरमी दिखी तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। दूसरी बात है ये एआई के जो कैपेक्स की खर्चा और बिजनेस ग्रोथ के ऊपर जितनी उम्मीदें लगा चुका है, उसमें थोड़ी एक हवा कम होकर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलेगा। ये दोनों अच्छी ट्रिगर होंगे एफआईएस को इंडिया में थोड़ा ज़्यादा अलोकेट करने के लिए। तो मैं वो एक आउटलुक रखूंगा कि जिस दिन वो होता जा रहा है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव, आपके जो लार्ज कैप की मार्केट है उसमें बढ़त के लिए। मगर मार्केट खाली लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और वहाँ पे फोकस होता है डोमेस्टिक अर्निंग सीजन के ऊपर। और सेकंड है मॉनसून की प्रोग्रेस, क्योंकि आपने आरबीआई की बात भी उठाई, तो आरबीआई की बात में इन्फ्लेशन के लिए एक तो $85 का ऑयल तो फैक्टर है जैसे आपने कहा, मगर फूड इन्फ्लेशन की बढ़त, और जून और मई भी देखा आपने इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़त दिख रही थी, रूरल की वर्सेस अर्बन में रूरल का बढ़त दिख रहा था, और फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी। अगर मानसून की खबर, अब तक जुलाई के फर्स्ट हाफ में जून के कंपैरिजन में बेहतर आया है मानसून, मगर जुलाई 11 से अगेन थोड़ी नरमी दिखी थी। तो देखना है जुलाई मंथ, बिकॉज जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मानसून के क्षेत्र में, बिकॉज 32% एक साल की जो टोटल मानसून की गिरावट होती है वो 32% जुलाई में गिरती है, और सोइंग सीजन खरीफ क्रॉप के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि मानसून भी एक अच्छी ट्रिगर है, और वहाँ पर अगर सोइंग के लिए अच्छा चला, बिकॉज एल नीनो का इम्पैक्ट आपको अगस्त सितंबर में ज़्यादा दिखेगा, अब के लिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिखा है। तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक ट्रिगर में मॉनसून एक इंपॉर्टेंट है और अर्निंग सीजन भी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो अच्छा चले तो ब्रॉडर मार्केट अच्छी चल सकती है, वो मेरी एक उम्मीद मैं रख रहा हूँ। ठीक है, मानसून को देखना जरूरी है, नतीजों को देखना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ फेड का रेट कट का अगर कोई सिनेरियो बनता है और एआई के केपेक्स में अगर कोई कमी आती है, वो ज़रूर हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। जब एआई की बात चली है सर, तो एक आईटी की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं।
ये हम्म। जितना एआई की दिक्कत होगी उतना आईटी को फायदा मिलेगा या फिर वापस आईटी की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब एआई को लेकर बातचीत ये चल रही सर, एक तो वैल्यूएशन महंगे हैं और जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या उतना वो रिटर्न भी देगा या उतना मुनाफा भी वहां पे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर थोड़ी सी डिबेट छिड़ गई है। और वापस इंडियन मार्केट में देखें आईटी के जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब थोड़ी सी बॉटम फिशिंग या यूं कहें वैल्यू बाइंग भी वहां पर इमर्ज होने लगी है। तो जब सेक्टोरल चर्निंग हो रही है तो क्या उसमें आईटी फिर से ओवरवेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ओवरवेट नहीं, मैं कहूँगा नॉर्मल, न्यूट्रल वेट। न्यूट्रल। ओवरवेट होने में वक्त लगेगा, बिकॉज ओवरवेट आप कर सकते हैं एक ग्रोथ सेक्टर को। खाली वैल्यूएशन के तौर पर किसी सेक्टर को ओवरवेट नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन दोनों मिलेंगे तो आपको ओवरवेट हो सकता है, राइट। तो आईटी का मेरे लिए अब तक जो अर्निंग्स आई है आईटी कंपनियों की, उसमें एआई की बातचीत छेड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। सब लोग बात कर रहे हैं एआई और अनाउंस कर रहे हैं भी कुछ प्रोजेक्ट जहाँ पे उनको एआई रिलेटेड कंसल्टिंग में मिल रहा है, खबर अच्छी है। बट अभी भी उसका एक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट, कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या उनकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ में उनको कटवाने की ज़रूरत है, क्या ये नए जैसे बात यह है कि एआई में अभी ध्यान दे रहे हैं ज़रूर। बट मुझे एक चीज़ पसंद जो नहीं आई, वो सब लोग अभी भी डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। अभी डिविडेंड दे रहे हैं तो माने कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है कुछ एआई रिलेटेड एक्विजिशन करने के लिए, क्या कुछ पैसा हाथ में रखे तो मुझे अच्छा लगता। मगर उनको भी क्या है कि कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिविडेंड यील्ड के लिए देखते हैं इन कंपनियों को, तो उस हिसाब से देखे तो मुझे वो इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई, वो कोई पेंशन फंड ऐसा लॉन्ग टर्म इनकम सीकिंग फंड्स होते हैं ना, तो उनके ओर ध्यान देते हुए वो डिविडेंड को मेंटेन कर रहे हैं। मगर लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मैं ज़्यादा खुश होता अगर उन्होंने वो पैसा कंजर्व करके एआई रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में निवेश की कुछ आई तो पैसे डालने के लिए हाथ में रखा, तो मैं थोड़ा बेटर फील होता। मगर फिर भी उनको भी इन्वेस्टर का ध्यान रखना ज़रूरी है, और पेंशन फंड्स ये सब डिविडेंड डील के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए उन्होंने खुश रखा है। इसलिए आईटी में वैल्यू बाइंग आ रहा है, क्योंकि ये पेंशन फंड्स के लिए भी डिविडेंड डील बहुत अच्छा है, वेरी गुड डिविडेंड यील्ड है। और इंडिया में निवेश करते हुए आईटी का ऑटोमेटिकली एक उनको लिए करेंसी हेज बन जाता है फॉरेन पेंशन फंड्स के लिए। तो एक डॉलर प्रोटेक्टेड डिविडेंड यील्ड अच्छी आ रही है, उसके बाद थोड़ी भी ग्रोथ आएगी तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो मैं समझ सकता हूँ क्यों ये आईटी कंपनीज कर रही है, तो इसलिए वैल्यू बाइंग रहेगा। अभी भी 2-3 दिग्गज के रिजल्ट्स बाकी है, बट जब तक अभी तक जो आए हैं बाय एंड लार्ज एक आध कंपनी को छोड़कर रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़ी, मैं रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, मैं गाइडेंस की बात करूंगा। थोड़ी गाइडेंस में एक एआई रिलेटेड आउटलुक की जो शामिल कर रहे हैं, थोड़ा रीहायरिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की डील विंस की बारे में बात कर रहे हैं, ये सब अच्छी खबरें हैं। बट अभी भी मैं कहूँगा कि एक न्यूट्रल वेट ही मैं रखूंगा, उसको ओवरवेट स्थान में आने के लिए अभी वक्त लगेगा। ठीक है, नतीजों की अगर बात चली है सर, तो अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें बैंकों के नंबर्स अभी तक जो आए हैं अच्छे ही साउंड कर रहे हैं। एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जो कह रहे थे कि पीएसयू बैंकों के बजाय उनको निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा पसंद है। आपके हिसाब से सर नंबर्स में कोई चिंताजनक या कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन अभी तक तो नहीं दिखी, जितने भी नंबर्स अभी तक आए हैं, आपका रुझान कहाँ ज़्यादा है सर, पीएसयू बैंकों की तरफ या प्राइवेट बैंक्स की तरफ? तो मैंने देखिए अर्निंग्स सीजन में कोई थोड़े बैंक्स ही अभी तक आए हैं, मगर बिजनेस अपसेट्स ज़्यादा बैंक्स के आए हैं। तो इस बिजनेस अपडेट पे देखें तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ तो पहले पिछले क्वार्टर में भी अच्छा था, पर इस क्वार्टर में अपडेट्स में डिपॉजिट ग्रोथ की बढ़त दिख रही है, तो वो खबर अच्छी है। और इसीलिए जो रुझान प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहा है, बिकॉज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास कासा का एक ढेर सारा उनका सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट बिजनेस का सपोर्ट मिलता है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर एक डर था कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्लो हो रही है तो क्या उनके निम्स के ऊपर प्रेशर आएगा, ऐसी डाउट्स आ रही थी, तो वो हटते हुए दिख रहा है। इसलिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अब एक साल की परफॉर्मेंस देखे अभी भी पीएसयू बैंक्स का परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर से बेहतर है, मगर 3 महीने 6 महीने देखे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आगे है, पीएसयू बैंक्स पीछे है। इसके 2 कारण हैं, एक है पीएसयू बैंक्स का जो रैली चल रहा था उसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग सेक्टर रोटेशन के अंदर यहाँ में डोमेस्टिक डीआईएस और थोड़ी एफआईएस भी उधर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे, तो थोड़ा प्रेशर है पीएसयू बैंक्स के ऊपर। और सेकेंड चीज़ है कि जैसे ही खबर तेल की बढ़ती हुई आई थी और ये आई थी, तो एक इंटरेस्ट रेट्स जो हमारी अभी 6.25 के करीब है ना जीसेक की यील्ड, तो उसके कारण पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा दबाव उनके मार्क टू मार्केट, क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना पैसा डाल के रखते हैं, तो उनका मार्क टू मार्केट स्थिति के ऊपर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मार्क टू मार्केट लॉसेस। तो उसके कारण एक
थोड़ी कॉशनरी स्टांस पीएसयू बैंक्स में बन रही है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो आपने मुझे मेरी स्टांस पूछा, मेरा बात यह है कि सिंपल है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर मैं प्राइवेट बैंक के ऊपर सपोर्ट करूँगा, बिकॉज जो फेस्टिवल सीजन सामने आ रही है और जीएसटी कट का पूरा इम्पैक्ट अभी सभी क्षेत्र में आया नहीं है, तो मेरे ख्याल में रिटेल लेंडिंग अव्वल नंबर पर होगा इस पीरियड में। और उस हिसाब से देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट फाइनेंस एनबीएफसीज भी आपको लेंडिंग में उधर उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। मगर एक थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक ले लें तो मेरा मानना है कि कैपेक्स साइकिल रिकवर होते ही आपको एसएमई एमएसएमई फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर पीएसयू बैंक्स का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे, शॉर्टर टर्म आउटलुक, एक साल का आउटलुक रखे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आउट परफॉर्म पीएसयू बैंक्स, पर थोड़ी लंबी अवधि देखें तो पीएसयू बैंक्स का इस करेक्शन फेज के बाद एक वापस बाइंग का अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो मीडियम टर्म होल्डिंग के लिए मैं कहूँगा कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। ठीक है, छोटी अवधि में हो सकता है कि निजी बैंक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन मीडियम टर्म में आपको पीएसयू बैंकों पर ही फोकस ज़्यादा लौटता हुआ नजर आ सकता है। सर, ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो यूएस के आंकड़े बता रहे हैं कि फेड की सितंबर में जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है वो 50% से घटकर अब 44% होगी। आप कह रहे थे कि रेट कट होना चाहिए, वो हमारे लिए या एफआईएस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी रेट हाइक का डर वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन वहाँ तो महंगाई कम हो रही है, लेकिन सर हमारे यहाँ पे महंगाई अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी जो बढ़े हुए कच्चे तेल के दाम है उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से देखना बाकी है। तो हमारे महंगाई के आंकड़े सर कुछ और ही बयां कर रहे हैं, कुछ और ही पिक्चर कह रहे हैं। क्या हम ब्रेसअप कर लें, क्या हम तैयार हो जाएं रेट हाइक के लिए, क्योंकि 3 बार से तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, रेट हाइक तो मेरे ख्याल में इंडिया में दूर है, बिकॉज ग्रोथ को हर्ट करेगी रेट हाइक। सेकेंड, नॉर्मली क्या होता है, रेट हाइक करके डिमांड साइड का इन्फ्लेशन को आप घटा सकते हो, सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन के ऊपर रेट हाइक से कुछ असर नहीं आएगा। हमारे साइड में क्या है प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन फूड और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी तेल, ये दोनों चीज़ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये दोनों सप्लाई साइड की फीचर है। अब उस इन्फ्लेशन को घटाने के लिए आप डिमांड को मरवाओगे बाय रेट हाइक, ये तो एक बहुत नेगेटिव स्ट्रैटेजी होगी। तो मेरे ख्याल में आरबीआई कहीं पे रेट हाइक की बात नहीं करेगी, वो एक हॉकिश स्टांस ले सकती है, एक होल्ड रह सकती है, मगर डेफिनेटली रेट हाइक मैं नहीं मानता हूं कि इस माहौल में वो जाके एक रेट हाइक करके जो ग्रोथ ऑलरेडी दब चुकी है फ्रॉम देयर 7.2 लेवल टू 6.5, उसको और भी घटाने की कोशिश जरूर आरबीआई नहीं करेगी। तो मैं रेट हाइक की डर निकालूंगा मन से, मगर हॉकिश स्टांस आ सकता है, वो बात अलग है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरबीआई रेट कट नहीं कर सकती जब तक इवन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हाई है, बिकॉज वो फ्यूल करेगा और भी डिमांड को। तो आरबीआई का एक न्यूट्रल स्टांस में देख रहा हूँ एज मोस्ट लाइकली इवेंट इन आरबीआई पॉलिसी। रेट हाइक की डर मेरे मन में नहीं है। ठीक है, रेट हाइक का डर नहीं है। कच्चा तेल $85 के आसपास स्टेबल हो रहा है। एफआईएस की वापसी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने होंगे। सर, इस सारे सिनेरियो में फिर कितना पैसा बाजार में इन्वेस्ट होना चाहिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं लगाने के लिए, और उसमें मिड कैप स्मॉल कैप पर कितना फोकस होना चाहिए? क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप ही नहीं है बाजार सिर्फ, क्योंकि इंडेक्स मैनेज्ड है, अगर 24,500 ऊपर नहीं टूट रहा, नीचे 23,800 नहीं टूट रहा है, लेकिन इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप में कितना पैसा होना चाहिए, और दिग्गजों के मुकाबले क्या छोटे मझोले शेयरों में ही जहां पे पैसा बना भी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने देखी भी है, क्या वही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि इस अर्निंग सीजन इंपॉर्टेंट है उस फाइनल कॉल लेने के लिए। आपके लिए जो दिख रहा है, अभी हमने बैंक की बात करी और आईटी की बात करी, दोनों में पॉजिटिव है, तो वो दोनों मिलाकर करीबन 45 से 50% लार्ज कैप इंडेक्स का हिस्सा है, एफएसआई प्लस आईटी। तो ज़रूर यहाँ पे अच्छी रुझान चल रही है। तो मैं कहूँगा कि खाली एक एफआई की थोड़ी वापसी, और वो उसमें भी मैंने कहा कि अगर ये एआई रिलेटेड सेल ऑफ जो एक हफ्ता में दिख रहा है उधर, वो थोड़ी जारी रहेगी तो थोड़ा लार्ज कैप के ओवर सपोर्ट एफआईसी की थोड़ी भी मिलती है तो लार्ज कैप अच्छा करेगा, बिकॉज उधर वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है। वेरएज मिड एंड स्मॉल कैप में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद के कारण एक अच्छी बढ़त भी हुई है, तो थोड़ा बहुत उधर वॉलिटिलिटी मुझे सामने दिख रहा है, क्योंकि हर सेक्टर में वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ वो आएगी नहीं, सब किसी में एक्सीड भी कर सकते हैं, किसी में श्योर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ा लार्ज कैप टिल्ट रखना अच्छा होगा, बिकॉज उधर बहुत सस्ते हैं, जैसे अपना मार्केट बहुत रेंज बाउंड है और ब्रेकआउट यहाँ से मैं नीचे का नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज बाइंग सपोर्ट है। तो मैं एक 60% लार्ज कैप और
40% मिड और स्मॉल कैप में थोड़ी टिल्ट करने की सलाह दूंगा, बिकॉज थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी बट ग्रोथ भी आएगी मीडियम टर्म में। और सेकेंड इज, जो पैसा आपने कितना डालना पूछा, मैं बोला कि लार्ज कैप में डालना है तो पूरा डालो, मिड कैप में आप स्टैगर कीजिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, आपको बेनिफिट भी मिलेगा एवरेजिंग का। तो मिड कैप को इस अर्निंग सीजन के जरिए आप स्टैगर के निवेश कीजिए, अगर लार्ज कैप चुनना है तो उसका पैसा आप अभी लगा सकते हो। और जैसे मैंने कहा 60% लार्ज कैप, 40% मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है, 60% दिग्गजों में और 40% आप चाहें तो छोटे मझोले शेयरों में पैसा लगा के चल सकते हैं। सर, जब सेक्टर रोटेशन चल रहा है, मार्केट में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, एफआईज भी आप कह रहे हैं कि नया पैसा नहीं लाएंगे, अगर कोई सेक्टर उनको पसंद आता भी है तो कोई एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डालेंगे। जो बाजार का सिनेरियो है उसको देखते हुए, जैसे हम पीएसयू बैंकों में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जो चर्निंग चल रही है, जो सेक्टर्स ज़्यादा अभी आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जहाँ पे पैसा शिफ्ट हो सकता है, वो भी बताइए, और कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मतलब कहाँ से निकले और किस सेक्टर में निवेश बढ़ाएं ताकि पोर्टफोलियो में रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि देखिए, मेरी सोच है कि हमें निवेश करना चाहिए एक आंख एफआईएस के ऊपर रखते हुए कि अल्टीमेटली वो आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आए हैं, ज़रूर आएंगे, थोड़ा इंतज़ार होगा, आएंगे। जब वो आएंगे तो क्या खरीदेंगे, मेरे ख्याल में वो बैंकिंग तो ज़रूर है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंकिंग का इतना तेल का, क्रूड ऑयल का भी असर नहीं है, इंटरनेशनल इवेंट्स का भी उतना असर नहीं है। तो अर्निंग सीजन में मुझे बैंकिंग अच्छी नंबर्स दिखाते हुए सामने दिख रही है, तो मैं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में आपको ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि एक लार्ज कैप का भी हिस्सा ज़्यादा है, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छे बैंक्स हैं, तो लार्ज कैप्स वो बैंकिंग का एक रखना चाहिए। आईटी का मैंने कहा कि टैक्टिकली आप वैल्यू के कारण रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बैड न्यूज़ प्राइस में फैक्टर्ड है, ग्रोथ भी नहीं है, तो एफआईएस आएंगे तो थोड़ा पैसा उधर आएगा, वो सपोर्ट। थर्ड विल बी फार्मा, बिकॉज फार्मा भी एक एफआई के लिए एक नेचुरल करेंसी हेज है, एक सेफ्टी सेक्टर है, और जब वो एक इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं वो सेफ्टी सेक्टर को, क्योंकि दोनों तरफ रिस्क नहीं बढ़ाएंगे, एक इमर्जिंग मार्केट का रिस्क भी बढ़ाकर इमर्जिंग मार्केट के अंदर हाई रिस्क स्टॉक्स को भी लेकर दुगना नहीं करेंगे अपना रिस्क को। जब उनका रुझान इमर्जिंग मार्केट की ओर बढ़ता है, जैसे, और इंडिया में जब बढ़ेगा जब वो सेफ्टी की ओर ढूंढते हैं, जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ताइवान, कोरिया वैसे मार्केट, बिकॉज एआई कॉन्सेंट्रेशन, तो इंडिया को आएंगे तो एक सेफ्टी के मन को लेकर इमर्जिंग मार्केट के अंदर वो डालेंगे पैसा। तो फार्मा डेफिनेटली एक फेवरेट है, और फार्मा की अच्छी बिजनेस आउटलुक्स भी अच्छी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ये जो वेट लॉस ड्रग्स की जो सेमाग्लुटाइड है, वहाँ पे जो पेटेंट से निकलकर इंडियन कंपनीज बहुत आगे है, एक्विजिशंस भी कर रही है, और डोमेस्टिक फार्मा के भी अच्छा बिजनेस ग्रोथ है, तो फार्मा डेफिनेटली आपके मैं जहन में रखने की सलाह दूंगा। तो ये तीन सेक्टर मेरे ख्याल में आपको एक बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू दिलवा सकती है, तो ये तीन सेक्टर आप कुछ थोड़ी मेजॉरिटी में रखिए। बैंक, आईटी, फार्मा पे आप कह रहे हैं कि निवेश रखिए या फिर बढ़ाइए, निकलना कहाँ से है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो सकती है? डिफेंस मेरे मन में सामने आती है, डिफेंस और पीएसयू, रेलवे, ये वाली पैक्ट, बिकॉज उधर एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और जियोपॉलिटिक्स के कारण एक डिफेंस के ऊपर रुझान आया था, मगर ऑर्डर बुक्स अच्छी है, बिजनेस ग्रोथ अच्छी है, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है, मगर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में वक्त लगेगा, और एग्जीक्यूशन रिस्क पे अभी आपको लेना है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा पैसा बना है तो थोड़ा प्रॉफिट उधर डिफेंस और रेलवेज ऐसी शेयर में बुक कर ले, वापस बजट के नज़दीक देख लेंगे कि री एंट्री की वक्त आती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा, क्योंकि पैसा भी बना है और वो एक अच्छा स्पेस है जहाँ पर आप की वैल्यूएशंस देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो 60, 70, 80, 90 भी दिखते हैं, तो 50 का मल्टीपल तो है ही है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो डिफेंस में पैसा बना है, पीएसयू, रेलवे स्टॉक्स में बना है, और वहाँ पे ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो अगर वहाँ से थोड़ा आप निकल जाएं, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ज़्यादा बढ़िया है। बैंकिंग, आईटी और उसके साथ साथ फार्मा पे अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोना चांदी में कितना निवेश करें और क्या अभी खरीदारी करने का मौका है या नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, हमले जारी हैं अभी भी, उसके बावजूद सोना अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में $4000 का लेवल, उसके भी नीचे लुढ़क गया। चांदी भी आप देखिए 8 महीने के लो पर पहुंच गई है, $56 के नीचे भी हमने जाता हुआ देखा। तो इस हिसाब से ये जो पूरा प्ले हो रहा है कि जंग चल रही है और हमले हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बावजूद ये जो रुझान है सोने चांदी में, क्या एक समय समझ आता था कि जब ये हाई लेवल्स पे थे तो मुनाफा वसूली इसलिए हो रही क्योंकि यही एक एसेट क्लास थी जहां पे पैसा बन रहा था, तो इसलिए मुनाफा वसूली जरूरी थी, लिक्विडिटी वहां से निकलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो गिरावट हो रही है उसके क्या मायने हैं? नहीं, अब जो गिरावट हो रही है, सिंपल सी बात है, आज गोल्ड
का स्थान एक सेफ होराइजन एक तरफ, एक इन्फ्लेशन हेज दूसरी तरफ, इसको छोड़कर वो एक डॉलर हेज है। यानी जब डॉलर बढ़ती है तो गोल्ड गिरती है, तो कि ये ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास बन चुकी है, क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड और देश के जो पैसे होते हैं, जो सेंट्रल बैंकर्स मैनेज करते हैं, वो धीरे धीरे गोल्ड का स्टॉक बिल्डअप कर रहे हैं। और ये प्राइस से रिलेटेड ही नहीं है, उनको गोल्ड का परसेंटेज बढ़ाना है एज ए हेड्ज अगेंस्ट द डॉलर। तो अब ये क्योंकि डॉलर बढ़ रही है, स्ट्रांग है, डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के आसपास है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स भी 4.58 4.6 के आसपास है, तो इसलिए डॉलर के ऊपर प्रेशर है, बिकॉज एक इंटरेस्ट इनकम यील्डिंग स्ट्रेंथनिंग एसेट है डॉलर, और फेड की हॉकिश स्टांसेस भी उसे एड कर रही है। तो ये स्थिति में मैं मानता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा करेक्शन जारी रह सकता है, मगर मैं कहूँगा कि ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वॉर ये सब खत्म होने के बाद ये डॉलर ज़रूर वीकन होगा, यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तब गोल्ड में वापस इनकी खरीदारी गोल्ड को आगे ले जाएगी। तो मैं गोल्ड और सिल्वर को ऐसे तरह कंपेयर करूँगा, गोल्ड एक लार्ज कैप है, सिल्वर एक स्मॉल कैप है, तो मिड कैप में कुछ नहीं है। तो गोल्ड का है लार्ज कैप, यानी मैक्रो इवेंट्स के ऊपर उसका एक स्टेबिलिटी होगा, ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, मगर एक स्टेडी राइज होगा जब सिचुएशन बदलती है। मगर सिल्वर एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी आके घुस गया उधर, उसकी वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा है, तो उधर मैं सावधान रहने की सलाह दूंगा। सिल्वर खरीदना है तो बहुत स्टैगर्ड तरीके से आप उसको बाय ऑन डिप्स की तरह रखिए, मगर डेफिनेटली प्रेशियस मेटल का पोर्टफोलियो रहना चाहिए 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में, जिसमें 2:1 मैं कहूँगा गोल्ड इज टू सिल्वर। अभी भी गोल्ड का 2 टाइम्स, सिल्वर का 1 टाइम वेट होना चाहिए। और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि गोल्ड में ये करेक्शन एक निवेश का वक्त है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सिचुएशन में देखें डॉलर इतना मजबूत नहीं रह सकती, और यूएस के इंटरेस्ट रेट में इतने हाई नहीं रह सकते, और जब वो स्थिति सामने दिखने लगेगी ऑटोमेटिक गोल्ड में निवेश बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जैसे टू समराइज, प्रेशियस मेटल्स में आपको 15 से 20% रखना अच्छा होगा। उसमें 2:1 आप अगर आप 10 चुन रहे हैं गोल्ड में, तो 5 सिल्वर में, और सिल्वर का जैसे मैंने लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप की बात की, गोल्ड का आप लमसम लगा सकते हैं और सिल्वर का आप स्टैगर्ड तरीके से दिए, बिकॉज हायर वॉलिटिलिटी सेक्टर में आपको ऑलवेज एवरेज करके निवेश करना बेहतर स्ट्रैटेजी होगा। ठीक है, तो अगर गोल्ड लार्ज कैप है तो सिल्वर एक स्मॉल कैप है। 15 से 20% पैसा जरूर रखिए गोल्ड सिल्वर में, लेकिन 2:1 के अनुपात में। तो जितना पैसा सिल्वर में है उससे 2 गुना पैसा आपका गोल्ड में होना चाहिए, और टोटल पोर्टफोलियो का 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमेशा इंसाइटफुल रहता है सर आपसे बातचीत करना। शुक्रिया अपना समय हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। चलिए, ये तो थे सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो हमें बता रहे थे कि लार्ज कैप मिड कैप दोनों में आपका पैसा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा अभी लार्ज कैप में रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी सस्ते वहीं पर हैं, और अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में उतना कंफर्ट नहीं है। तो 40% पैसा आप चाहें तो वहाँ ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लार्ज कैप्स पर ही रखिए। IT, फार्मा और बैंकिंग, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और PSU, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स, इनसे अगर आप थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली करें तो वो शायद आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकता है। और गोल्ड सिल्वर की जहाँ तक बात है, तो हमने लास्ट में बातचीत करी है कि होना चाहिए निवेश 15 से 20%, लेकिन गोल्ड पर ज़्यादा फोकस कीजिए, सिल्वर में कम कीजिए। ये जो गिरावट हो रही है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा खरीदारी करने का मौका, क्योंकि जैसे ही जंग रुकेगी वैसे ही डॉलर वीकन होगा, और इनकी जो प्राइजेस हैं उसमें फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आज का ये जो शो है, सुनील सुब्रमण्यम साहब की जो बातें हैं वो आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए मदद करेंगे, और यही हमारा इस शो करने का उद्देश्य भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।